मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं वो भारतीय राजनीति का टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है, उस विषय का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हम किसकी बात करेंगे? मेकिंग की बात करेंगे कि संविधान बना कैसे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक, क्योंकि आपको ही पता है कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजनीति जो है वो क्या है, वो एक सेट ऑफ लॉज हैं। ठीक है जी, तो उसमें क्या है, कानून है, और किस तरह से आपके पास जो पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसको कौन कौन सी शक्तियां दे रखी हैं, वो सब कुछ जो है वो किसके अंदर दे रखा है? संविधान के अंदर। ठीक है जी, तो संविधान के बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि संविधान बना कैसे। ओके, तो यही हमारा आज का विषय है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर पार्ट 1 आज हम करेंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। सी हियर, मैंने पहला विषय क्या लिखा है कि संविधान है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, हर एक देश के पास खुद का या तो संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है जी। अगर मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो इंडिया दुनिया में सबसे जो है टॉप पर है, बिकॉज इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्लियर है? अब ये संविधान है क्या जनाब, और इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों? Why we need a constitution और what is constitution, ये पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये एक क्या है? ये एक सेट है किसका? नियमों का और सिद्धांतों का। ठीक है जी। और ये दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। सिंपली से अगर मैं बताऊं तो संविधान क्या है? ये हमारे जनता द्वारा ही जो है हमें दिया गया है। ठीक है जी। हम अपने ऊपर किस तरह से नियम चाहते हैं, और हमारा जो स्टेट है या हमारी जो कंट्री है वो किस तरह से गवर्न हो, उसी रूल्स और प्रिंसिपल्स का एक सेट है क्या? संविधान। क्या? संविधान। जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बढ़े, कि आपस में एक दूसरे के प्रति क्या बढ़े? भाईचारा बढ़े। इसलिए क्या है आपके पास? इसलिए संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भाईचारा की बात करते हैं। ठीक है जी। हम क्या चाहते हैं कि सबको एक समान जो है समानता मिले, इक्वालिटी मिले, राइट टू इक्वालिटी। इसीलिए वो चीज संविधान ने हमें दी। ठीक है, संविधान ने वो चीज हमें दी, राइट टू इक्वालिटी। हम चाहते हैं कि हमें जो है फ्रीडम मिले मूवमेंट की, तो वो किसने दी? संविधान ने दी। ठीक है, तो संविधान क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हमारे ही द्वारा दिया गया है, और कंट्री को किस तरह से गवर्न करना है वो एक नियम और सिद्धांत है संविधान। ठीक है, सेट है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्या हुआ कि हमें संविधान की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि हमें संविधान की जरूरत पड़ी, हमें सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ी? चलो, एक उदाहरण देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक क्लास है। ठीक है, जैसे मेरी एक कोचिंग क्लास है, तो उस कोचिंग क्लास में सभी बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, और मैं जो हूं वहां का क्या हूं? टीचर हूं। मैंने क्या कर दिया? उस क्लास का एक मॉनिटर बना दिया। ठीक है, अब मैंने मॉनिटर को पावर दे रखी है कि तुमने ये देखना है कि कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करे। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया? एक व्यक्ति को पावर दी वो देखने के लिए कि कोई जो है वो राइट्स को या अधिकारों का, या किसी को जो है किसी के अधिकारों को जो है उसका जो है हनन तो नहीं कर रहा। ठीक है, और एक डिसिप्लिन मैनर में सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, वो अथॉरिटी किसको दे दी हमने? मॉनिटर को दे दी। ठीक है, अब मॉनिटर के पास सिर्फ पावर क्या है? लिमिटेड पावर है।
ठीक है जी। तो यही संविधान क्या करता है, जो भी अथॉरिटी होती है उसे पावर तो देती है, ठीक है, परंतु पावर कैसी, लिमिटेड पावर देती है, ठीक है। और वो लिमिटेड पावर किसके लिए, टू गवर्न द कंट्री इन दी वेल फॉर्म, ठीक है, कि आर्बिट्रेरीली भी जो है, आर्बिट्रेरीली भी उसको गवर्न ना करे, परंतु अच्छी तरह से संविधान में लिखा गया है कि जो रूल्स हैं, जो जनरली सेट हैं, जो पावर अथॉरिटी जो दी गई है आपके पास यहां पर व्यक्तियों को, उसको एक लिमिट तय किया गया है, ठीक है। तो संविधान में जरूरत क्या पड़ी, टू गवर्न कंट्री प्रॉपरली, ठीक है। अब यहां देखिएगा, इट लेज आउट certain ideals that forms the basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in। कहने का मतलब है कि संविधान जो है एक सर्टेन आइडियल जो है वो ले डाउन करता है कि कंट्री जो है वो किस काइंड की होगी, और जनरली ये सिटीजन ही है जो एस्पायर करते हैं कि हम किस तरह से रहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिटीजन क्या चाहते हैं, मैंने बोला कि सिटीजन चाहते हैं इक्वालिटी, सिटीजन क्या चाहते हैं, समानता चाहते हैं। सो यहां पर सर्टेन आइडियल क्या हो गया, इक्वालिटी एक सर्टेन आइडियल हो गया। जो संविधान के निर्माताओं ने उस इक्वालिटी, उस आइडियल को कहां डाल दिया, उस आइडियल को एक कंट्री का बेसिस बना दिया कि कंट्री का बेसिस क्या है, समानता है। और किसने चाहा था, सिटीजन ने चाहा था कि हमें जो है इक्वालिटी ही मिले, ठीक है जी। सो अब सिटीजन क्या चाहती है, सिटीजन ये, अब और कुछ उदाहरण लेना चाहें तो सिटीजन इक्वालिटी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी चाहती है कि हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, ठीक है, नौकरी प्रदान करने का। तो वही सिटीजन ने चाहा तो वही आइडियल संविधान में डाला गया और कंट्री का एक बेसिस बन गया। सो ये एक पहला जो है नीड है संविधान का कि हमें संविधान चाहिए क्यों, ठीक है। अब दूसरा मैंने बता दिया, टू गवर्न कंट्री प्रॉपरली। ध्यान दीजिएगा, टू गवर्न कंट्री प्रॉपरली, हमने संविधान में ये चीज लिख रखी है कि हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। हमने क्या किया, एमएलए चुन लिया, हमने क्या किया, प्रधान चुन लिया। वो प्रधान और एमएलए क्यों चुने, ताकि उनके द्वारा ही जो उनकी लोकेलिटी है वो अच्छी तरह से क्या हो, गवर्न हो, मतलब उस क्षेत्र का अच्छी तरह से क्या हो, विकास हो। सो हमने गवर्न लिखा है, तो मैं एक टर्म ऐड करूंगा क्या, गुड गवर्नेंस। अब एक नया टर्म है जो कि कहता है गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस का मतलब है अच्छी तरह से, ईमानदारी से जो है उस लोकेलिटी का जो क्या हो, गवर्नेंस हो, ठीक है, विकास हो, ओके। तीसरा क्या है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, क्लियर है। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, अराउंड 134 करोड़ जो है वो क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हमें तो ये भी देखना है ना कि हर एक व्यक्ति को भाई समान तौर से क्या मिलना चाहिए, अवसर प्रदान होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को समान तौर से क्या होना चाहिए, एक व्यवसाय जो है प्रदान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के व्यक्ति के पास क्या हो रहा है, वेल्थ इकट्ठा हो रहा है, दूसरे सारे क्या है, गरीब है। नहीं, हम इक्वालिटी इस तरह से, तो वो पीपल के इंटरेस्ट को जो है नजर में रखते हुए उसे सेफगार्ड करना है, तो वो कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। वो कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब और भी कई हैं कि जिसे हमें संविधान की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, एक कलेक्टिव पावर दे रखी है किनको, गवर्नमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कलेक्टिव पावर जो है वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके पास एक लिमिटलेस है, वो एक लिमिटेड है, उसकी भी कोई सीमा रखी हुई है। अगर वो अपने दायरे से बाहर जाएंगे तो वो ऑटोक्रेसी भी हो सकती है, ठीक है, वो मोनार्कियल सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक लिमिट रखी गई ताकि लिमिट में रहते हुए अच्छी तरह से गवर्न करें, ऐसा ना हो कि अपने ही जो है वो सेल्फिश मोड के लिए काम करें, ठीक है। तो जनता को हित में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट भी डिफाइन किया, ओके। अब मैं फ्रीली जो हूं,
मेरे को फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, मुझे फ्रीडम है टू मूव फ्रीली, मुझे फ्रीडम है कि मैं असेंबल कर सकता हूं, ठीक है। सो वो फ्रीडम मुझे किसने दी? संविधान ने दी। किसने दी? संविधान ने दी। तो संविधान ने हमारे हितों का क्या रखा है? ध्यान रखा है, ठीक है। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी? संविधान की जरूरत पड़ी। इसीलिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ने 3 ऑर्गन्स बनाए। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। संविधान ने 3 ऑर्गन्स बनाए। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, देन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब इन तीनों ऑर्गन्स की सीमा तय कर दी कि तुम्हारा कार्य क्या है, ठीक है ना। अब अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव में आपके पास देखिए एसडीओ भी आ जाएंगे, एक्सेल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हायर ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव आ जाएगी, तो उनको एक लिमिट दे दी कि तुम इस बॉर्डर तक काम करोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। और ये जिम्मेवारी क्या होती है? देख रहे कि इन लेजिस्लेटिव वाले की क्या एग्जीक्यूटिव मेंबर अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जुडिशरी इन पर क्या रखती है? नजर रखती है। और जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशियल रिव्यू का नजर रखना कि काम में कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों के हितों को जो है वो छेड़ा जा रहा है। क्लियर है? तो ये सब कुछ किसने तय किया? संविधान ने तय किया। ये सब कुछ किसने तय किया? संविधान ने तय किया। इसलिए संविधान बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम कहें संविधान जो है एक पवित्र जो है एक पुस्तक है, ठीक है जी, जिसने हम सभी जनता को, हम सभी जन को जो है एक अपने अपने कर्तव्य और अधिकार सौंपे हुए हैं। क्लियर है बात? ठीक है। सो अब मैं बढ़ने वाला हूं किसके ऊपर? कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन आने से पहले हम ये करेंगे कि संविधान का आइडिया दिया किसने। क्लियर है बात? ठीक है, चलते हैं। आशा करता हूं समझ आ गया होगा कि संविधान क्या है और हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देखिए, संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें अपने देश को एक विकासशील देश बनाना है और जनता को भी हानि ना पहुंचे। इसलिए हमने एक सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए ताकि सभी तरह से जो है वो क्या रहे, सभी तरह से सभी जनता के हित में ही रहे और देश को भी एक विकासशील देश बनाने में या विकसित होने में जो है वो मदद करे, ठीक है। इसलिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी। चलते हैं आगे हम, ठीक है जी। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। सो अब आगे हम चलेंगे किस पे कि हमारे संविधान के जनरली आइडिया किसने दिया और ये बना कैसे। क्लियर है? चलिए सुनिएगा। सो पहला आइडिया ये दिया किसने? आइडिया दिया किसने कि हमारे संविधान को बनाना कैसे है, जनरली कि ये संविधान होगा कैसे। ये पहला आइडिया दिया एम.एन. राव ने, ठीक है। एम.एन. राव ने ये आइडिया दिया कब? 1934 में। सुनिए ध्यान से। एम.एन. रॉय एक पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया थे एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म, ठीक है, ठीक है। सो मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। ध्यान दीजिए, मैंने बोला क्या कि एम.एन. रॉय एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के एंड एन एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म। कहने का मतलब क्या है? एम.एन. रॉय जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया, जो भारत देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत जिन्होंने की, और ये पूर्णतया क्या चाहते थे? डेमोक्रेटिज्म चाहते थे। सो एम.एन. रॉय, ठीक है। अब एम.एन. रॉय जी ने क्या किया? ही पुट फोर्थ जो है पहली बार फर्स्ट टाइम, ठीक है, आइडिया कि फर्स्ट टाइम जो आइडिया जो गिवन किसने दिया? आइडिया ऑफ फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो फर्स्ट टाइम जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हु पुट फोर्थ, एम.एन. रॉय ने दिया, याद रखेंगे, ठीक है जी। सो यहां पर आपको एक चीज बता दूं, एम.एन. रॉय को याद कैसे रख लेना, जैसे हम क्या कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रख लेंगे एम से एम, ठीक है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ठीक है, सो एन याद रख लेना। और इन्होंने क्या दिया, राय दी, किसकी, कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है, एम एन ने क्या दी, राय दी, तो राय से याद रख लीजिएगा राव, ठीक है, एम.एन. रॉय जिन्होंने पहली बार आइडिया दिया कि संविधान सभा होनी चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है जी। चले, सो मैंने यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की बात की, कम्युनिस्ट मूवमेंट की बात की, तो उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। सीपीआई एंड सीपीआईएम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीपीआई एंड सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। देखिए, अगर मैं बात करूं बिफोर 1960, बिफोर 1960, ये दोनों सेम ही होते थे, ये दोनों काम करते थे सीपीआई की ही तरह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरह ही दोनों काम करते थे। परंतु 1960s के बाद थोड़े से आइडियोलॉजी डिफरेंसेस आ गए। इंडो चाइना वार तो पता है, ठीक है, 1962, उसके बाद क्या आ गए, डिफरेंसेस आ गए, ठीक है जी। तो सुन लीजिएगा, ये सीपीआई 1960s के बाद ये सीपीआई जो थे वो क्या थे, सोवियत या रशिया, सोवियत सपोर्टर्स थे। और ये जो सीपीआईएम थे वो क्या थे, मार्क्सिस्ट थे। ये किसके सपोर्टर थे, चाइनीज सपोर्टर थे। ये किसके सपोर्टर थे, चाइनीज सपोर्टर थे, ठीक है जी। तो याद रखेंगे सीपीआई एंड सीपीआईएम, ठीक है। अब आपको बता दूं, सीपीआई जनरली अगर मैं बात करूं 1960s के पहले की, जो सीपीआई का गठन है, मैंने क्या बोला कि ये पहले सीपीआई के नाम से जाना जाता था बिफोर 1960s, ठीक है, बिफोर 1960s ये सीपीआई के नाम से जाना जाता था, कोई सीपीआईएम नहीं था। आफ्टर 1960s, आफ्टर इंडो चाइनीज वॉर जो है, ये जो है सीपीआईएम और सीपीआई में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, मतलब दो गुट बने, ठीक है। सो सीपीआई का गठन अगर मैं बात करूं तो सीपीआई का गठन 17 अक्टूबर 1920 में, 17 अक्टूबर 1920 में कहां पर हुआ, 1920 में कहां पर हुआ, ताशकेंत में हुआ। कहां पर हुआ, ताशकेंत में हुआ। अब ताशकेंत एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं, एक आपके पास कैपिटल है जनरली, किसकी, उज्बेकिस्तान की ये राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों, उज्बेकिस्तान की ये राजधानी है। और फाउंडर कौन थे, एम.एन. राव। एम.एन. राव जो थे वो फाउंडर थे किसके, आपके पास सीपीआई के फाउंडर थे। क्लियर है बात, ठीक है। सो इनके साथ और किसने साथ दिया था, एवेलिन, AVEVELYN, एवेलिन, ठीक है, ट्रेंट राव, इन्होंने इनकी मदद की। किसकी, एम.एन. रॉय की जनरली वाइफ है ये, एम.एन. रॉय की वाइफ है ये। सो एम.एन. रॉय का साथ किसने दिया, एवेलिन ट्रेंट रॉय ने साथ दिया, ठीक है, प्लस अवानी मुखर्जी, ये भी वन ऑफ द फाउंडर है, अवानी मुखर्जी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देन रोसा फिटिंग ऑफ, ये है, तो ये वाइफ है किनकी, ये वाइफ है मुखर्जी की,
अवानी मुखर्जी की। तो मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने बताया कि एमएन रॉय जो है इन्होंने पहली बार संविधान सभा का आइडिया दिया। मैं यहीं पर बता रहा हूं कि सीपीआई है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1960 से पहले जो थी वो सीपीआई ही कहलाती थी, परंतु 1960 के बाद 60 दशक के बाद ये सीपीआई और सीपीआई एम में गठन होगी। ठीक है, और सीपीआई एम मैंने बताया कि ये चाइनीज सपोर्टर होते थे और सीपीआई मैंने बताया सिंपल वो सोवियत सपोर्टर होते थे। और मैंने ये बताया कि सीपीआई का गठन, कि सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 17 अक्टूबर 1920 में ताशकेंत में किया गया। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा प्लस एवलिन ट्रेंट रॉय के द्वारा, EVELYN ट्रेंट रॉय के द्वारा, जो वाइफ थी किसकी? एम एन रॉय की, प्लस मैंने बोला अबानी मुखर्जी के द्वारा, प्लस रोसा फिटिंग ऑफ अबानी मुखर्जी की पत्नी के द्वारा, प्लस अन्य। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। देखो कहीं जगह सीपीआई को गठन लिखा हुआ है 1920, ठीक है, कहीं पर तो 1920 लिखा हुआ है, परंतु कहीं पर लिखा हुआ है 26 दिसंबर 1925 कानपुर में। कहां पर? कानपुर में। ठीक है जी, सो ये याद रख लीजिएगा। अब सीपीआई की अगर मैं मार्क्सिस्ट की बात करूं तो इसका गठन लिखा है 7 नवंबर 1964 को सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी का क्या हुआ? गठन हुआ। क्लियर है बात? क्लियर है। मैं यहां पर मैंने सीपीआई इसलिए बताया क्योंकि ये एचएस में दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुके हैं। मैं एमसीक्यूज आपको बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है जी, सो यहां पर सीपीआई के बारे में बताया क्योंकि कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया को शुरुआत करने का श्रेय भी किसको जाता है? एम एन रॉय को जाता है। मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको। सो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल मैं बना रहा हूं, ये जो सिंबल है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मार्क्सिस्ट का सिंबल है। क्लियर है बात? और ये जो सिंबल अब मैं बना रहा हूं, ठीक है, दिस वन, ये जो सिंबल बना रहा हूं अब मैं, ठीक है, सो यहां पर जनरली क्या बना होता है? यहां पर जनरली ये गेहूं की, एक व्हीट की जो है, व्हीट अनाज जो है वो यहां पर दिखाया होता है उन्होंने। ठीक है, सो मैं यहां पर सारा नहीं बना रहा तो इतना। सो यहां पर ये क्या है? सिक्कल, दराटी दिखाई गई है, साथ में व्हीट दिखाया गया है। तो ये सीपीआई का एक सिंबल है और ये सीपीआई मार्क्सिस्ट का सिंबल है। ठीक है, चलो तो उसी टॉपिक में वापिस आ रहा हूं मैं। सो आइडिया किसने दिया संविधान सभा बनाने का? एम एन रॉय ने दिया। ठीक है, और दूसरे में चर्चा करने जा रहा हूं कि दूसरे कि इस बात को कि संविधान सभा का होना चाहिए, इस बात को उठाया कब गया कांग्रेस के द्वारा? 1935 में आईएनसी, 1935 में आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड किसकी फॉर्मेशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन डिमांड की गई। कब? 1935 में। किसके द्वारा? सी राजा गोपालाचारी के द्वारा। सी राजा गोपालाचारी जी के द्वारा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया गया कि संविधान सभा होनी चाहिए। क्लियर है? अब सो तीसरे में, अब ये इंपॉर्टेंट, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी आईएनसी में जो है, आईएनसी की तरफ से ये डिक्लेयर कर देते हैं, declared that there will be a constituent assembly की एक संविधान सभा होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, की एक संविधान सभा होगी। सो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ध्यान से सुनो फिर से, संविधान सभा
क्यों बनाना जरूरी है? मैंने क्या बोला, इंडिया का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। सो भाई कुछ ही मतलब ऐसा तो है नहीं 5-10 व्यक्तियों से काम चल जाएगा, ठीक है, हमें एक सभा गठन करनी पड़ेगी। तो एक सभा का गठन होना था, आइडिया किसने दिया? मायमन रॉय ने दिया। कब? 1934 में दिया। ऑफिशियली डिमांड कब किया? 1935 में किया कि संविधान सभा होगा। किसके द्वारा? सी राजागोपालाचारी के द्वारा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि संविधान सभा होगा। क्लियर है बात? ओके, अब आगे की बात चलते हैं, ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो संविधान सभा की मांग अब उठ चुकी है, ठीक है जी। सो अंग्रेज जो है वो, ब्रिटिशर्स जो है वो कब इसको जो है वो से करते हैं कि मानते हैं? 1940 में। 1940 में क्या होता है? अगस्त ऑफर आता है। क्या आता है? अगस्त ऑफर आता है। कब? 8 अगस्त 1940 में। ध्यान से सुनना, 1938 में आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका है। अब अंग्रेजी जो आपके पास सरकार है, इनको जरूरत है भारतीयों की सहायता की। अब सहायता की जरूरत है तो इन्हें हमारी मांगे भी तो माननी पड़ेंगी। इसलिए ये अगस्त ऑफर जो है, जो उस समय कौन थे? उस समय आपके पास वाइसरॉय थे लिनलिथ-गो। सो वो उस समय एक अगस्त ऑफर भेजते हैं। कब? 8 अगस्त 1940 को। और ऑफर में क्या बोलते हैं कि आपका संविधान सभा होगा, एक प्रपोजल देते हैं, ठीक है जी। सो अगस्त ऑफर में वो प्रपोजल दिया जाता है। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कब जो है इसको स्वीकार किया कि भारत का संविधान सभा होगा? सो कब? आपके पास यहां पर अगस्त ऑफर में। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? डिमांड फाइनली एक्सेप्टेड, ठीक है, डिमांड फाइनली एक्सेप्टेड। अच्छा, दूसरा अगस्त ऑफर बता दूं किन्हीं कारणों से क्या हो गया था? इनकार कर दिया गया था, अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक और कोशिश होती है, जिसको 1942 में क्या नाम से आता है? वो क्रिप्स मिशन के नाम से आता है। किस नाम से आता है? क्रिप्स मिशन के नाम से एक और जो है जनरली संगठन भेजा जाता है। कहां पर? भारत में, ठीक है, कहां पर? भारत में, ठीक है जी। सो क्रिप्स मिशन मार्च 1942, और इसके हेड होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो इसके मुखिया होते हैं, ठीक है जी। और क्रिप्स मिशन आता है सेंट टू इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल के साथ टू सीक इंडियन सपोर्ट। संवैधानिक प्रपोजल के साथ क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है, परंतु ये भी क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फाइनली मैं एक्सेप्टेंस पे आ रहा हूं कि ऐसा कौन सा प्रपोजल था जिसको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। सो फरवरी 1946 में एक मिशन को गठन किया गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है, इसको गठन किया गया। और उस समय ब्रिटिश में सरकार किसकी थी? उस समय ब्रिटिश में सरकार थी एटली गवर्नमेंट थी, तो क्लीमेंट एटली। सो क्लीमेंट एटली थे वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। अभी नया इलेक्शन हुआ था तो ये चुनकर आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। कहां? भारत में। मतलब इसीलिए गठन कब हुआ? फरवरी 1946 में गठन हुआ। और 24 मार्च 1946 को ये मिशन कहां पहुंचता है? ये मिशन जो है, ये कैबिनेट मिशन की जो सदस्य हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं। कब? 24 मार्च 1946 को पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा इनके मेंबर्स कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस इसके एक मेंबर थे। स्टैफर्ड क्रिप्स, जो ऊपर हमने पढ़ा, स्टैफर्ड क्रिप्स इसके एक सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। और एवी अलेक्जेंडर जो थे इसके सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य थे? ध्यान दीजिएगा, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स
और एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, ये इसके सदस्य थे। सो कैबिनेट मिशन के, तो ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946, दिल्ली या इंडिया कब आया? 24 मार्च 1946। ठीक है, कई बार इनका पोर्टफोलियो पूछ लिया जाता है कि पैथिक लॉरेंस जो थे वो उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था। तो पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, अगर हम स्टैफोर्ड क्रिप्स की बात करें तो ये प्रेसिडेंट थे, एक डिपार्टमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ, ठीक है। सो आपके पैथिक लॉरेंस जो थे वो प्रेसिडेंट थे किसके? बोर्ड ऑफ ट्रेड के, बोर्ड ऑफ ट्रेड के। एवी अलेक्जेंडर क्या थे? एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी। एडमायरलिटी का मतलब क्या है कि वो एक नौसेना प्रमुख थे, एवी अलेक्जेंडर, या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अंग्रेजी सरकार में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे। क्लियर है बात? सो ये कैबिनेट मिशन क्या हुआ? भारत आया, ठीक है। और 3 व्यक्ति इसमें शामिल हैं, कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला, ये कैबिनेट मिशन है, प्रपोजल क्या रखा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, एक अंतरिम सरकार होगी भारत की, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, ये याद रखिएगा। दूसरा बोला कि भारत का संविधान सभा का गठन होगा, भारत में संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि पाकिस्तान जो है अलग नेशन, जो पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन गठन नहीं होगा। तो पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन की डिमांड को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया। किस मिशन में? कैबिनेट मिशन में। ठीक है। सो अंतरिम सरकार होगी, संविधान सभा होगी और पाकिस्तान जो है वो एक अलग राज्य, अलग देश नहीं बनेगा। चलो, ये सब कुछ था। इसको आईएनसी के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया और इसको मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फाइनली संविधान सभा जो बनता है वो किस, जिसे कहते हैं प्रपोजल के बाद आने के बाद बनता है, तो कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 में। ठीक है जी। सो ये अब कैबिनेट मिशन का जो ये प्लान होता है वो 16 मई 1946 को। सो कैबिनेट मिशन का जो भी ये प्लान है कि संविधान सभा होनी चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, तो ये प्लान पब्लिश्ड कब होता है? तो ये प्लान पब्लिश्ड होता है कब? 16 मई 1946 को ये प्लान पब्लिश्ड होता है। ठीक है बात। अब पूरा इसी प्लान के हिसाब से चलेगा कि संविधान सभा के कितने मेंबर होंगे, किस तरह से इलेक्शन होने हैं, कहां से ये चुने जाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? कॉम्पोजिशन की। तो यहां पर मैं बात करूंगा, अब मैं कॉम्पोजिशन की बात करूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। सो कॉम्पोजिशन कब? नवंबर 1946। कितने मेंबर होने हैं? 389 मेंबर। कितने मेंबर? 389 मेंबर। और इन 389 मेंबर्स को भी 2 में जो है वो विभाजित किया, और एक में लिखा ब्रिटिश इंडिया और एक तरफ मैं लिख रहा हूं प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। ध्यान दीजिए, और 2 भागों में विभाजित किया कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है ऐसे जो राज्य, ऐसी रियासतें जहां पर अंग्रेजी सरकार का डायरेक्ट शासन हो,
कहने का मतलब है जहां पर अंग्रेजी सरकार द्वारा गवर्नर उसे हैंडल कर रहे हैं या चीफ कमिश्नर उसे हैंडल कर रहे हैं। और प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है राज्य रियासतें, मतलब जहां पर राजा एक कठपुतली की तरह उस राज्य को देख रहा है, परंतु है किसके अंदर? ब्रिटिश सरकार के अंदर ही है। ठीक है, सो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से कितने व्यक्ति जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे? 296 होंगे। कितने होंगे? 296 होंगे। और प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे? 93 होंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात को, प्रिंसली स्टेट्स देखिए इनके नंबर जो थे वो 545 भी कहीं पर कहा गया है, कहीं पर 565 भी कहा गया है, कहीं पर 521 भी कहा गया है। तो लगभग 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो 500 से ज्यादा जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो उनमें से कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे? 93 आएंगे। और ब्रिटिश इंडिया में से कितने आएंगे? 296 आएंगे। तो ब्रिटिश इंडिया को आगे चल के दो में विभाजित किया गया, एक गवर्नर्स प्रोविंस, गवर्नर्स प्रोविंस, ठीक है, जहां पर ऐसे रियासतें जहां पर कौन किसका राज है? गवर्नर का। और दूसरा क्या है? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं कि गवर्नर प्रोविंस कुल कितने थे? तो 11 गवर्नर प्रोविंस थे। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस कितने थे? 4 थे। मतलब 4 ऐसे आपके पास रियासतें थी जिनके ऊपर चीफ कमिश्नर का राज था, और 11 ऐसी रियासतें थी जिनके ऊपर किसका राज था? गवर्नर का राज था। ठीक है जी, और इन में से ये जो मैं यहां पर गवर्नर प्रोविंस लिखा है, इससे कितने सदस्य आने थे? 292। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से कितने आने थे? 4 आने थे। ठीक है, देखो कुछ मैं गवर्नर प्रोविंस के उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, कि जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, ये गवर्नर प्रोविंस के क्या है? उदाहरण है। चीफ कमिश्नर प्रोविंस 4 कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग, COORG, ठीक है, कुर्ग, और अजमेर, आपके अजमेर मरवाड़ रीजन जो है राजस्थान वाला, और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 है। तो देखो 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है उसको याद करने का तरीका बता देता हूं। ABCD। ए से क्या आ गया? अजमेर मरवाड़ रीजन, ठीक है। बी से क्या आ गया? ब्रिटिश बलूचिस्तान रीजन। सी से क्या आ गया? कुर्ग जो बाद में क्या बना? कर्नाटका स्टेट बना। ठीक है, कुर्ग COORG। और डी से क्या आ गया? दिल्ली आ गया। सो ABCD करके आप 4 कमिश्नर प्रोविंस को याद रख सकते हैं। क्लियर है? सो ब्रिटिश इंडिया 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया से चुने जाएंगे, और ब्रिटिश इंडिया के अंदर गवर्नर प्रोविंस बनाया तो 292 वहां से, और चीफ कमिश्नर बनाया तो 4 वहां से। ठीक है, चलते हैं। सो अब इन 389 के ऊपर जो है, ये जो 389 आपने रखा, तो इनका चुनाव किस तरह से होना है तो आपको मैं बता दूं। सो ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, इन जितने भी मैंने बोला राज्य रियासतें बोल दो, चाहे आप प्रोविंसेस बोल दो, गवर्नर प्रोविंस या चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। सो इनमें से जो एक सीट जो होगी, 1 सीट, ठीक है, 1 सीट was to be allocated कि जो एक सीट है वो allocated every million population, ठीक है। 1 सीट was to be allocated for every million population, मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन में से एक सीट जो है वो निकाल ली जाएगी। तो कुल कितनी सीटें हैं? 389 सीटें जो है वो निकलनी है। ठीक है, ओके। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया के थे, यहां पर तो क्या होगा? इलेक्शन होगा। और जो प्रिंसली स्टेट्स के थे, वहां पर क्या होगा? नॉमिनेशन होगा। क्या होगा? नॉमिनेशन होगा। इसका मतलब
इसका मतलब क्या है कि संविधान सभा कि जो संविधान सभा है उसके सदस्य जो है कि संविधान सभा जो है उसके सदस्य जो है वो पार्शली इलेक्टेड होंगे एंड पार्शली नॉमिनेटेड होंगे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का तो मतलब आपको पता है। नॉमिनेट मतलब क्या है कि सिंपली वहां से किसी को चुना, राजा ने किसी को चुना और उसी को हमने संविधान सभा का हिस्सा बना दिया। इलेक्टेड का मतलब क्या है, वोटिंग प्रोसीजर होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोसीजर होगा, जहां से उस व्यक्ति को मत के द्वारा जो है वो चुना जाएगा। ठीक है जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि संविधान सभा के अंदर जो सदस्य चुनेंगे वो इलेक्शन से ही चुनेंगे, वो नॉमिनेशन से भी आए होंगे कुछ। क्लियर है? तो संविधान सभा के जो है वो पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड था। क्लियर? तो ये बात किसकी की मैंने, कंपोजिशन की कितने मेंबर्स थे? नवंबर 1946 में 389 मेंबर्स की हमने बात की। क्लियर है? 38, अब ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं 389 मेंबर। इधर मैंने कितना रखा, 296 रखा, इधर कितना रखा था, 93 रखा था। इसके नीचे मैंने 2 में डिवाइड किया 292 और यहां पे मैंने 4 में डिवाइड किया। चारों, एक दिल्ली से आएगा, एक दिल्ली से आएगा, एक अजमेर से आएगा और एक जो है वो ब्रिटिश बलूचिस्तान से आएगा और एक जो है वो कहां से आएगा, कुर्ग से आएगा। तो इस तरह से बताया। अब मैं आपको इलेक्शन रिजल्ट बताता हूं। सो इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन का टाइम आ गया। इलेक्शन कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, अब आते हैं रिजल्ट क्या रहा इस इलेक्शन का। सो 296 चुने जाने थे कहां से, ब्रिटिश रियासतों से, और 93 नॉमिनेट होने से कहां से, आपके पास राज्य रियासतों से, प्रिंसली स्टेट्स से। मैं बात करता हूं 296 की, पहले बात करता हूं कि 296 में से क्या हुआ। सो आईएनसी आपको पता है कि एक जो था एक संगठन था, बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन था। तो इनको कितनी सीटें मिली, इनको सीटें मिली 208। दूसरे संगठन की बात करता हूं तो मुस्लिम लीग, कितनी सीटें मिली, 73 सीटें मिली। तो देखिए कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं आपके पास। तो अराउंड आपके पास 281 सीटें जो है वो यहां पर भर चुकी हैं। ठीक है जी। और कुछ स्मॉल ग्रुप्स थे, कुछ और भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे। ठीक है जी। और उनको कितनी सीटें मिली, रिमेनिंग 15 सीटें इन्हें मिली। तो मेजोरिटी आप देख ही रहे हैं, मेजोरिटी किसकी है, आईएनसी की। 208 सीटें बहुत होती है, 296 में से 208 सीटें आईएनसी ने जो है वो ली। अब मैं बात करता हूं 93 सीटों की जो नॉमिनेशन होनी थी, कहां से, प्रिंसली स्टेट से जो नॉमिनेशन होनी थी। ठीक है जी। ये फील्ड ही नहीं हुई, ये नहीं भरी गई, ये नहीं, इन्होंने भाग ही नहीं लिया। इन्होंने डिसाइड किया कि हम संविधान सभा से जो है दूर ही रहेंगे। ठीक है, डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहने की इन्होंने बात कही। क्लियर है बात? ठीक है। सो याद रखेंगे आप कि रिजल्ट में 296 और 93 आपके पास यहां पर जो थे, इनका चुनाव होता है इन सीटों के लिए। 296 में से आईएनसी को 208 सीटें मिलती हैं और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। स्मॉल ग्रुप को कितनी सीटें मिलती हैं, 15 सीटें मिलती हैं। और जो 93 सीटें थी वो किसको मिलनी थी, प्रिंसली स्टेट्स को मिलनी थी। परंतु प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम संविधान सभा से दूर ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो अब मैं समराइज कर देता हूं, एक बार सारा ही समराइज कर देता हूं कि क्या हमने किया। हमने पहले ये बात की कि संविधान होता क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। दूसरा हमने बात की कि नीड क्यों है संविधान का, कि संविधान हमें चाहिए क्यों है। तीसरी बात की कि ये जनरली आइडिया दिए किसने,
आइडिया मैंने बताया 1934 में एमएन राव ने आइडिया दिया। दूसरा बात की 1935 में ऑफिशियली डिमांड किया किसने, आईएनसी ने ऑफिशियली जो है वो डिमांड किया। तीसरी बात की कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि एक संविधान सभा होगा। और उसके बाद मैंने बात की कि 1940 में 8 अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली डिमांड, ठीक है। और कौन सा ऑफर था ये, अगस्त ऑफर था ये, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की 1942 में, ठीक है, 1942 में आपके पास कौन सा मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, ये मैंने बात की। उसके बाद 1946 की अगर मैं बात करूं, 24 मार्च 1946 की बात करूं तो कौन सा मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। और ये कैबिनेट मिशन ही है जो फाइनली जो है एक्सेप्ट हुआ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरुआत एमएन रॉय ने की और फाइनली एक्सेप्टेंस कब हुई, 1946 में आपके पास हुई। उसके बाद मैंने किस बारे में बात की, उसके बाद मैंने बात की कंपोजिशन की। सो फोर्थ नंबर पे मैंने बात की किसकी, कंपोजिशन की। और कंपोजिशन में मैंने बोला कि जिस तरह से प्लान ले डाउन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो कंपोजिशन में कितने सदस्य, 389 सदस्य। और मैंने बताया 296 यहां पर और 93 यहां पर। 296 को अगर मैं डिवाइड करूं कितने, 292 यहां पर और 4 इस तरह से। और मैंने बोला यहां पर इलेक्टेड होंगे, ये इलेक्टेड होंगे, और मैंने बोला ये नॉमिनेटेड होंगे। और मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के जो सदस्य, इसका मतलब संविधान सभा का जो प्रोसेस है चुनने का, वो पार्शियली इलेक्टेड भी था और पार्शियली नॉमिनेटेड भी था। क्लियर है बात। मैंने फिर 5वें नंबर पे बात की रिजल्ट की, और रिजल्ट में मैंने बोला कि इन 296 में से 208 सीटें जाती हैं, 208 सीटें जाती हैं आईएनसी को, प्लस 73 सीटें जाती हैं मुस्लिम लीग को। किसको जाती हैं, मुस्लिम लीग को। और बची हुई 15 सीटें जाती हैं स्मॉल ग्रुप्स को, ठीक है जी। और इन्होंने तो भाग ही नहीं लिया प्रिंसली स्टेट्स ने। तो मैंने मेजोरिटी किसकी है, आईएनसी की मेजोरिटी है। याद रखें ये जो चुनकर आए, इनमें ना मोहनदास करमचंद गांधी थे, ना मोहम्मद अली जिन्ना थे, ना महात्मा गांधी जी थे। सो ये याद रख लीजिएगा। बाकी का जो लेक्चर है उसे मैं अगले पार्ट में जो है वो आपको पूरा का पूरा जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। सो धन्यवाद, शुक्रिया।